हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम लोग जो है इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अगर आपको हिंदी साहित्य को समझना है तो ये जो है आपको आदिकाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे आने वाली जो व्याख्याएं हैं, जो आपके की आगे की क्लासेस हैं, उनमें जो है आपको इतिहास पता होना चाहिए कि कौन से इतिहास में, कौन से काल में कबीर जी हुए थे, कौन से काल में मीराबाई हुई थी, है ना, कौन से काल में बिहारी जी हुए थे, कौन से काल में जो है चंद्रवरदाई नामक कवि हुए थे। तो इन कवियों का जो आप पढ़ने वाले हो ना आगे आने वाली क्लासेस में पद, ठीक है, तो उनका अर्थ आपको पढ़ाया जाएगा पद के साथ। तो इसलिए आपको बैकअप पता होना चाहिए। इट मीन्स आपको इतिहास क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। तभी भी हम जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताते हो, फिर वो बोलते कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप अपना इतिहास बताओगे, मेरे मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, और मैं यहाँ रहती हूँ या वहां रहता हूँ, है ना, और मैं इस चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ, या मुझे आगे जिंदगी में ये बनना है, ये करना है। तो इसी तरह जैसे कि आपका भी एक आदिकाल है, आपका भी एक इतिहास है, आपका जन्म कैसे हुआ, है ना, ये सब चीजें आपको, मतलब आपके जन्म से पहले, मतलब आप कैसे, कैसा परिवेश था, क्या क्या रहन सहन था, वो सब चीजें तो कहीं ना कहीं वो आपके जन्म से जुड़ी हुई है। तो ठीक उसी तरह हम जो है पढ़ेंगे, जो कबीर जी का साहित्य है, जी का, मीरा जी के पद हैं, पदावलियां हैं, है ना, बिहारी जी के दोहे हैं, और भी कई सारे हैं, घनानंद है जैसे, है ना, कई सारे कवि हम आगे आने वाले पढ़ेंगे। तो उनका जो है हमें पता होना चाहिए कि कौन से काल में कौन सा कवि रहा, ठीक है। तो उनका इतिहास पता होना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें हम आदिकाल और मध्यकाल, यानी कि हम आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, और फिर उसके बाद आता है रीतिकाल, जिसे हम मध्यकाल को दो भागों में बांटा हुआ है, उत्तर मध्यकाल, सॉरी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है। ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, मध्यकाल की। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं आदिकाल से। पहले आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल, मतलब हिंदी साहित्य आज के रूप में जो कविताएं कहानियां हम पढ़ते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, कि सबसे पहले ये विधाएं कैसे लिखनी शुरू हुई थी, जिन विधाओं को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन विधाओं के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हुए चलती हूँ, और साथ साथ आपको इनकी डेफिनेशन भी पढ़ दूंगी। अगर हम लोग ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन क्लास में होते तो ये रीडिंग का मौका मैं आप सभी को प्रदान करती, सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता और मैं समझाती। परंतु अभी हम ऑनलाइन मोड में हैं, तो जैसे कि मुझे ही आपको रीड भी करके सुनाना है और समझाना भी है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इतिहास का क्या रहा था, सब चीज का एक इतिहास होता है, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान का, किसी जगह का, जैसे भारत का भी एक इतिहास है ना। हमारे देश में शासन था, अंग्रेज आए थे, सॉरी मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, सबका शासन रहा। उसके बाद फिर हमें स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता में कई सारे युवाओं ने, है ना, अपना सहयोग दिया, आजादी दिलाई। कई लोगों ने अपने अपने निम्न निम्न रूपों में भूमिका निभाई, है ना, तो हमें आजादी मिली और आज के रूप तक हम पहुंचे। ठीक उसी तरह हिंदी साहित्य में कैसे कैसे रचनाएं लिखी गई, कैसे कैसे आज की जो हिंदी की कहानी, नाटक, उपन्यास है, आज के रूप में पहुंचने से पहले उनकी शुरुआत कैसे हुई। मतलब जैसे जब भी हम कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले सोचते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। तो कैसे हुई थी वही चीजें हम जानेंगे, कि जितनी भी विधाएं हैं उन विधाओं के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उनकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले कच्चा पक्का लिखना किस कवि ने शुरू किया था, किस कवि की रचनाएं फेमस थी और क्यों लिखी गई, है ना, ये सब चीजें हम आदिकाल में देखेंगे। आदिकाल का नामकरण क्या रहा, कि आदिकाल को आदिकाल ही क्यों कहते हैं, इसके भी कई लेखकों ने, कई विद्वानों ने, कई आचार्यों ने नामकरण किया। नामकरण किया जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले सब लोग सोचते हैं अरे इसका नाम क्या रखना है। तो फिर सब सोचते हैं गोलू मोलू सा है, ऐसा क्यूट सा है, तो उस अकॉर्डिंग इसका नाम रख देते हैं। परंतु कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, पंडित जी को बुलाएंगे तो इसका नाम तरीके से रखवाएंगे। कोई कहता है नहीं नहीं, ये हमारी दादी जी है, ये जो नाम रखती है वो बहुत अच्छा रखती है,
ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी मान्यता, या कोई किसी के पिताजी किसी का नाम रखेंगे, है ना, जैसे नानी रखेगी नाम, या दादाजी रखेंगे, या दादी रखेगी, या उसके मम्मी पापा को कोई नाम बहुत प्रिय है बच्चे का कि हमारा बच्चा होगा तो हम ये नाम रखेंगे। ठीक उसी प्रकार आदिकाल का नामकरण, जब आदिकाल को लिखने की शुरुआत हुई तो कई सारे लेखकों ने इसके ऊपर लिखा, रिसर्च किया। तो रिसर्च किया तो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर देखा कि क्या है, मतलब आदिकाल क्या है, इसमें कैसी परिस्थितियां मिलती हैं। तो जैसे कोई बच्चा होता है तो देखते हैं ना, ये तो बचपन से ही बलशाली है, बहुत बुद्धिमान है, तो इसका नाम मतलब ज्ञानी रख देते हैं, ज्ञान रख देते हैं, है ना, ऐसे तरह के नाम रखते हैं। और कोई बच्चा होता है थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट फीलिंग होती है उसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देते हैं, है ना। इसी तरह से आदिकाल का नाम रखा गया। तो इन सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और मैं आपको डिफाइन करती रहूंगी। और फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप जो है लास्ट में आपको 10 मिनट 15 मिनट दिए जाएंगे, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर अब तक विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों, रचनाओं, कृतिकारों और उनकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी कविता, प्रत्येक काल की प्रमुख धाराएं और हिंदी गद्य विधाओं का विकास, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध निर्धारित किए गए हैं। मैंने कहा ना, आपको ये सब चीजें आगे पढ़नी है, तो इन सब का इतिहास आपको पता होना चाहिए कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। इसी उद्देश्य से इस पाठ के द्वारा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए अलग अलग शीर्षकों के अधीन आदिकालीन काव्य धाराएं, भक्तिकालीन काव्य धाराएं, ज्ञानाश्रय काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा, ये जो है भक्ति काल में ये 4 तरह की काव्य धाराएं जो शुरुआत हुई थी, जिनमें ज्ञानाश्रय में ज्ञान को आधार बनाया गया था, प्रेमाश्रय में प्रेम को, राम काव्य धारा में जो राम की जितनी भी आधारित रचनाएं लिखी गई थी वो सब आ जाएंगी, और कृष्ण काव्य धारा में जैसे सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। रीतिकालीन काव्य धाराएं एवं आधुनिक कालीन काव्य धाराओं पर अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है। आशा है कि इसे आप ध्यान से पढ़ के समझेंगे, ठीक है। तो मैं इतना सब ये डीपली ना पढ़ते हुए, तो मैं आपको मेन चीजों पे आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगी, जो बिंदु आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, मोटे मोटे तौर पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साहित्य का सर्वप्रथम, सबसे पहले जब हम किसी का विभाजन करते हैं तो उसका टाइम पीरियड देखते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो हर किसी राइटर ने नाम देकर उसका और अपने अकॉर्डिंग जैसा जैसा नाम रखा, ठीक है। तो साहित्य में सदा एक जैसी प्रवृत्ति नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं। अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके किया जाता है। इसी को काल विभाजन कहा जाता है। काल विभाजन मतलब टाइम पीरियड डिफाइन करना। जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, आप लोगों को, अभी आप लोग एक ही क्लास में हैं, परंतु जरूरी तो नहीं है कि आप सबका जन्म एक ही समय में हुआ हो, तो सबका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कोई जनवरी में हुआ होगा, कोई फेब में हुआ होगा, कोई मार्च में, है ना, कोई 93 में, कोई 94 में, कोई 95 में, मतलब अपनी अपनी मतलब जिस जब जन्म वो आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक इसी तरह यहाँ पे जो विद्वान रहे, उन्होंने अपने मतलब उनको लगता है कि ये टाइम पीरियड इस काल का रहना चाहिए, तो उन्होंने वीर गाथा काल, मतलब ये रामचंद्र शुक्ल हैं जो हिंदी साहित्य इतिहास में बहुत फेमस रहे हैं, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें आधार स्तंभ कह सकते हैं। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है हिंदी साहित्य का खा भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको इसलिए रामचंद्र शुक्ल से होकर के गुजरना पड़ेगा, तभी आप हिंदी साहित्य में प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला, इन्होंने जो नामकरण किया है, पहला है वीर गाथा काल। तो इन्होंने इसका टाइम पीरियड क्या माना, संवत 1050 से 1375, ठीक है। तो संवत में मतलब क्या है, जब हमें ईस्वी में करना होता है, संवत को परिवर्तन करना होता है ईस्वी में, तो उसमें 57 घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 93 से 1318 ईस्वी, ठीक है। तो इसी तरह पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जिसको कहा जाता है, तो उसका नामकरण जो है पूर्व मध्यकाल रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने उसका टाइम पीरियड क्या माना, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ठीक है।
और इसी को ईस्वी में मानेंगे तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। ठीक है। तो तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन्होंने हर काल का 2 नामकरण किया है। आप बताएंगे वहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास का जब आप आंसर लिखेंगे तो आप बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ऐसे रहे हैं जिन्होंने हर काल का दोहरे नामकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। दोहरे नामकरण की प्रक्रिया के आधार पे आप उनका यहाँ पे नाम बताएंगे। ठीक है, कि पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल भी कहा है, पूर्व मध्यकाल भी कहा है, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल भी कहा है और उत्तर मध्यकाल भी कहा है। ठीक है, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा है और आधुनिक काल भी कहा है। ठीक है, उन्होंने उसका टाइम पीरियड 1843 से अब तक को माना है। ठीक है, ये है मेन जो है रामचंद्र शुक्ल का आपको पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं आपको डिफाइन करते जा रही हूँ। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा। यह इसलिए कि विधा की दृष्टि से इसमें गद्य की प्रमुखता है। इस प्रकार का विभाजन इन कालों की रचनाओं की विशेषता बहुप्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार ही किया गया है। परंतु बहुप्रचलित क्या होती है? जो बहुत ज्यादा प्रचलित हो। ठीक है, बहु मतलब ये नहीं कि सास बहू वाली बहु, बहु मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित होने वाली प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति मीन्स उसमें जो मेन चीज है। ठीक है, मतलब उसका गुण के अनुसार ही किया गया है। परंतु इसका यह आधार अर्थ नहीं है कि किसी काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। उदाहरण के लिए भक्ति काल अथवा रीति काल में भक्ति तथा रीति संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त वीर रस के भी अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। जैसे भक्ति काल में रीति काल क्या है? पुरानी चली आ रही परंपरा को रीति कहते हैं। ठीक है, तो रीति काल एक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पे जो है सिर्फ श्रृंगार की मतलब प्रेम की बातें नहीं मिलती, वहां पे वीरता की बातें भी मिलती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर एक बच्चे में ज्ञान की बातें मिल रही है तो सिर्फ उसे ज्ञानी कह देंगे। नहीं भाई, उसके अंदर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा हंसी मजाकिया है, तो ये थोड़ी ना कि वो ज्ञानी हो गया। नहीं, उसमें बाकी चीजें भी तो हैं, पर हमने उन चीजों को देखा ही नहीं। ठीक उसी तरह भक्ति काल में कई सारी चीजें थी, परंतु हमने सिर्फ जो कवि रहे हैं, जो कवि लेखक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ज्यादातर क्या देखा है? उन्होंने क्या देखा है? ज्यादातर बस रीति से संबंधित ग्रंथ, प्यार प्रेम का जो श्रृंगार का काव्य, उसको रेखांकित किया है। उन्होंने वहां पे वीर काव्य को नहीं देखा है। ठीक है, तो ये है। तो इसलिए उदाहरण के लिए भक्ति काल अथवा रीति काल में भक्ति तथा रीति संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त वीर रस के भी अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जिनमें वीर गाथा काल अथवा आदि काल की रचनाओं की ही भांति मीन्स तरह वीरों का गायन किया जाता है। वीरों का गायन मतलब जैसे जिसमें देशभक्ति से संबंधित चीजें हो, अपने देश के लिए मर मिटने की बातें हो, देश के युवाओं को उनके कर्तव्य को प्रति जगाने की बातें हो, तो वहां पे जो है वीर काव्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे जितने भी देशभक्ति गीत है हमारे, तो उनको वीरता के गीत कहते हैं, है ना। तो उसी तरह इस प्रकार के काल विभाजन में किसी एक प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही आधार माना गया है तथा अन्य प्रकार की रचनाओं को गौण स्थान दिया गया है। ठीक है, मतलब एक बच्चे के अंदर जो बहुत ज्यादा चीज उभर के आती है उसको मेनली देख लेते हैं, बाकी चीजों को नहीं देखते। जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा आर्ट है, कला है, कोई नृत्य में बहुत पारंगत है ना, या कोई बच्चा है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, या कोई है बच्चा जो बहुत अच्छा गाना गाता है ना, या कोई बच्चा है कोई गेम है बहुत अच्छा खेलता है, आगे उसका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। तो क्या हो गया? मतलब यहाँ पे मतलब जो उनकी मेन प्रवृत्ति है उनको हाईलाइट कर दिया। जैसे कोई बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है परंतु वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, तो सिर्फ उसको गेम के आधार पे हम क्या कह देंगे? खिलाड़ी है भाई ये तो। ठीक है, और वैसे ही अगर कोई बच्चा कंप्यूटर में बहुत अच्छा है तो बोल देंगे ये तो टेक्निकल गुरु है। ठीक है, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे कि वो घर में कोई हेल्प करता है नहीं करता, या उसका व्यवहार औरों के प्रति कैसा है, ये सब चीजें हम नहीं देखते। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हम जो है ध्यान देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आदि काल में इन्हीं सब चीजों को, जैसे कई सारी चीजें रही थी परंतु उन्हें देखा नहीं गया, उस समय पे काव्य लिखा गया था। जैसे हमारे भारत देश में सबसे पहले आपको पता होगा मुगल आए थे, है ना, मतलब मुगल काल से हम जो है मानते हैं। तो इन्होंने मुगल, उसके बाद का शासन रहा, फिर हम आजाद हो गए, है ना। ये सब चीजें आप जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा वो स्टूडेंट्स इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे।
चलिए नामकरण की तरफ चलते हैं हम। नामकरण में सबने अपने अपने अकॉर्डिंग नामकरण किया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया पहले, जब कोई बच्चा होता है घर में, ठीक है, या फिर आप लोग ऑफिस में भी कई बच्चे काम करते होंगे, आप लोग एसओएल स्टूडेंट्स हैं, तो कई काम करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा काम करता है तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत काम करता रहता है। या कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो किताबी कीड़ा है। सबका नामकरण आप लोग कर देते हो। दोस्तों में भी हंसी मजाक का नाम होता है, जैसे ये तो चंपू टाइप्स है, अरे वाह ये हीरो है, ये लड़की हीरोइन है, ये कल को एक्टर बनेगी, मतलब ऐसा करके आप लोग हंसी मजाक में नामकरण कर देते हैं अपनी दोस्ती यारी में भी, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे नामकरण जो है आदिकाल का किया गया, तो उसकी प्रवृत्तियों को देखा गया। प्रवृत्ति मीन्स उस समय कौन कौन सी उसमें विशेषताएं थी। तो आप जब किसी का नामकरण करते हो तो उसकी विशेषताएं देखते हो ना, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, पेपर में बता देना बस हमें, ठीक है, ये रहता है। अगर इसके पीछे रोल नंबर आ गया ना हमारा तो बहुत मजा आ जाएगा, सारा पेपर इसका ही कॉपी कर लेंगे, भले ही हमें सारा आता हो पर हम इसका ही कॉपी करेंगे, ठीक है। एक होता है ना, और सामने वाले को न, वो दिखता इंटेलिजेंट है पर वो लिख के पेपर में जो आ रहा है वो खुद तो फेल होगा या आपको भी फेल कराएगा। तो इस तरह से लोग होते हैं जो दिखते कुछ और है होते कुछ और है ना। तो यहाँ पे वही सारी प्रवृत्तियां जो लागू हो रही हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये रहता है कि आपको टॉपिक से बहुत अच्छे से जानकारी हो पाए, इसलिए मैं आपको ये उदाहरण जो है इसमें इंक्लूड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में विविध दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर मीन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ शब्दों की भी परेशानी आती होगी क्योंकि आप लोग अभी बीए में हो, बीए प्रोग्राम या कॉमर्स में, है ना। तो आप लोग जो भी है, आप लोग को कुछ शब्दों के, क्योंकि आप लोगों ने काफी हिंदी पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, तो शब्दों में काफी होती है, तो मैं आपको जो है बताते हुए चल रही हूँ। किसी साहित्यिक युग का नामकरण उनकी मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में विचार करने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो सबसे फेमस रहे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा उनके बाद आए, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन उनके बाद रहे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बाद। मतलब मुख्यतः हम इन विद्वानों को रेखांकित करेंगे, ठीक है। इन विद्वानों के आधार पर जो है हिंदी साहित्य का नामकरण पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो यही 4 से 5 विद्वान हैं जिनका नाम हमें बार बार आता है, पेपर में भी पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इन 4-5 का नामकरण बता देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीरगाथा काल किया है। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को आधार मानकर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखना उचित समझा, ठीक है। तो उन्होंने वीरगाथा काल नाम, जब हमने नाम दे दिया किसी बच्चे का या किसी दोस्त का हमने नामकरण कर दिया तो कहते हैं ना ये बहुत स्लिम ट्रिम है इसलिए ये हीरोइन जैसी दिखती है, या ये बहुत अच्छा डांस करती है इसलिए ये बहुत नृत्य में पारंगत है, ठीक है, या इसकी चाल ऐसी है तो ये मतलब आगे जाके कुछ करेगी, है ना, मतलब पढ़ाई वगैरह में, या मतलब जैसे इसका डांस का वे है ना, या खिलाड़ी अच्छा है या अच्छी है। तो जो हम विशेषताएं देखते हैं, तो इन्होंने जो आदिकाल में विशेषताएं देखी वो विशेषताएं क्या थी कि ये रचनाएं लिखी गई। ये रचनाएं कौन कौन सी है, 12 रचनाओं के आधार पे जो है उन्होंने नामकरण किया। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, ये 12 जो ग्रंथ आदिकाल में मिलते हैं इनके आधार पे इन्होंने नाम दिया, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा रामचंद्र शुक्ल वाला तो पूरा आउटलाइन कर लीजिए कि आपको ये पेपर में लिख कर ही आना है। आदिकाल के बारे में जब कुछ चीजें पूछी जाएंगी तो आप उनका नामकरण, परिवेश, ये सब चीजें जो है आपको ध्यान होनी चाहिए। और काल विभाजन, 3 चीजें प्रमुख तौर से आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, पूछी जा सकती हैं टिप्पणी में भी, चाहे तो एक लॉन्ग प्रश्न आ सकता है 10 से 12 नंबर का, ठीक है। अब मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगी, वो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने टिप्पणी में कैसे करना है या पूरा फुल क्वेश्चन पूछा है तो कैसे मैनेज करना है। मैं आपको पूरा कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, ठीक है। छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिखेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया, मेन है समझना। अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है पेपर में कैसा भी आंसर आ जाए तो आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 12 ग्रंथ जो माने थे उसमें विजयपाल रासो है पहला, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्ति लता, ठीक है,
चौथा है कीर्ति पताका, पांचवा है खुमान रासो, छठा है बीसल देव रासो, सातवां है पृथ्वीराज रासो, आठवां है जयचंद्र प्रकाश, नौवा है जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है, 10वां है परमाल रासो, 11वां है खुसरो की पहेलियां और 12वां जो आखिरी इन्होंने माना है वो है विद्यापति की पदावली। ठीक है, तो इन्होंने ये माना है तो इन्होंने इसके आधार पे अपना तर्क भी दिया है। क्या तर्क दिया है? ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इन्होंने लिखा था उसमें ये कहते हैं, नाम की प्रामाणिकता बताते हैं कि मैंने इसलिए नाम दिया है। तो इन्होंने कहा कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से 3 विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियां और बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। मतलब इन्होंने देखो तीन चीजों को छोड़ के इन्होंने कहा है कि सारी रचनाएं जो है वीरता से भरी हुई हैं, परंतु ये 3 से 4 रचनाएं हैं उनमें सिर्फ वीरता नहीं है। तो इन्होंने इनके आधार पे क्या कहा, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दे दिया। आ गया समझ में इतना? ये था पहला नामकरण। ठीक है, शुक्ल जी द्वारा गिनाई गई इन रचनाओं में से अधिकांश अप्रामाणिक एवं नोटिस मात्र है। मतलब इनका कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, ये पुस्तकें कहीं मिलती भी नहीं है, परंतु उन्होंने माना है तो भाई माना है। ठीक है, अब हमारा क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई कुछ कह दे भाई मैंने ये मान लिया है ना, तो मानना से क्या जाता है, मान लो, क्या प्रॉब्लम है? रियल में है या नहीं वो तो बाद में प्रमाणिक होगा ना, प्रमाणिक या अप्रमाणिक, है ना। तो इसी तरह जो है इन्होंने 12 ग्रंथों को आधार माना। शुक्ल जी द्वारा जिन ग्रंथों को आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया गया वह आधार विलुप्त प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने तत्कालीन धार्मिक साहित्य को उपदेश मानकर उसे साहित्य की कोटि में ही नहीं रखा। इन नई खोजों से जो ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं उनकी भी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार वीरगाथा काल नाम अब मान्य नहीं रहा। ठीक है, तो उनका नाम जो है पूरी तरह से माना नहीं जाता, मतलब उसको फॉलो नहीं किया। भाई किसी ने मान लिया तो जरूर थोड़ा है हम भी उस चीज को माने, क्योंकि उन्होंने जिन पुस्तकों का नाम दिया वो प्रमाणिक है ही नहीं। प्रमाणिक क्या होता है, जब कोई सेटिस्फाइड चीज होती है तो उसी को प्रमाणिक मानते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की काल की अवधि संवत 750 से 1375 तक मानकर इसे 2 भागों में बांटा। मतलब इन्होंने इस समय को भी 2 भागों में बांट दिया है, और पहले को इन्होंने संधि काल कहा, दूसरे को चारण काल। ठीक है, पहले को इन्होंने संधि काल कहा 750 से 1000 विक्रमी संवत, दूसरे को इन्होंने चारण काल कहा 1000 से 1375। ठीक है, उन्होंने संधि काल में जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य को माना तथा चारण काल में वीर गाथात्मक रचनाओं को संविष्ट किया मतलब शामिल किया। संधि काल 2 भाषाओं एवं 2 धर्मों का संधि युग है, जो वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य ही है। चारण काल नाम वीर गाथा काल की ही भांति सदोष है, क्योंकि इस रूप में भीतर गिनाई गई चारणों की रचनाएं अप्रामाणिक एवं परवर्ती हैं। मतलब परवर्ती मीन्स बाद की रचनाएं हैं, और अप्रामाणिक है मतलब उनका कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, कुछ आलोचकों का यह कहना है कि वीर गाथा काव्यों में रचयिता चारण न होकर भाट थे। इनके साथ ही चारण काल नाम से उस युग के काव्य की भावनाओं या शैली संबंधी विशेषताओं का भी संकेत नहीं मिलता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा आदिकाल को दिए गए नाम को साहित्य जगत में अधिक स्वीकृति नहीं मिली। अब जो इन्होंने नाम दिया उसको भी बहुत ज्यादा स्वीकृति, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने मान्यता नहीं दी। ठीक है, वर्मा जी को इस बात का श्रेय अवश्य है कि उन्होंने इस युग की बहुत सी अज्ञात या अज्ञात में जिनका कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, अल्प ज्ञात मतलब बहुत कम जानकारी मिलती है, का सामग्री का भी ऐतिहासिक विवेचन किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने अनुसार उनको ऐतिहासिक वर्णन उनका किया है। तीसरा अब है देखिए राहुल सांकृत्यायन, श्री राहुल सांकृत्यायन। अब इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया सिद्ध सामंत युग।
सिद्ध सामंत युग। तो उन्होंने क्यों नाम दिया, इसको प्रकट करते हुए ये कहते हैं कि इस काल में सिद्धों के साहित्य की प्रधानता है, ठीक है, तथा सामंत शब्द चारण कवियों की एक स्तुतिकरण, स्तुति मीन्स पूजा, पूजा पाठ, ठीक है, रचनाओं के प्रेरणा स्रोत की ओर संकेत करता है। यह नाम भी अधिक प्रचलित नहीं हो सका, ठीक है, मतलब जो इन्होंने इसके लिए रीजन बताया वो भी वो प्रमाणिक नहीं माना गया। जो आगे के बाद के आलोचक आए उन्होंने इसको नहीं माना, ठीक है। साथ ही इस नाम से जैन साहित्य तथा लौकिक साहित्य का बोध नहीं होता है। राहुल भी अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं और साथ ही युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगला आदि की नीति भी स्वीकारते हैं। इस प्रकार सिद्ध सामंत युग नाम भी तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने में स्पष्ट समर्थ नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया था, सिद्ध सामंत युग, ठीक है। तो इन्होंने जो माना, जो प्रेरणा स्रोत माने वो या तो उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, या दूसरी भाषाओं के थे, ठीक है। तो उसको फिर आगे के जो आलोचक आए उन्होंने उसको स्वीकृति नहीं दी, ठीक है। चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी एक नामकरण दिया था। तो क्या नामकरण उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया था ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना उपयुक्त समझा। मतलब आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, जो कि सभी लोगों ने उसको फॉलो भी किया। अब क्यों फॉलो किया उसका रीजन ये बताते हैं। उनका यह नामकरण भी सर्वथा दोष रहित नहीं है। कुछ लोगों ने उसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये नाम जो है सही नहीं है। आदि तो किस चीज की आदि, मतलब आदि और अंत कहते हैं ना, तो किस चीज का, हिंदी साहित्य का, उर्दू साहित्य का, पंजाबी साहित्य का, प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा था। क्योंकि आदि तो बहुत पुराने समय से भी मान सकते हैं आदि, तो हम इसको आदिकाल क्यों माने। तो उसके लिए एक भ्रामक धारणा थी जो मानी नहीं गई, बाद में उसको अपना लिया गया। इस नाम से यह लगता है कि काल स्वतंत्र रूप से विकसित होने वाले पूर्ववर्ती परंपराओं और काव्य रूढ़ियों से मुक्त एवं सर्वथा नवीन साहित्य काल है। मतलब इन चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने बताया, ठीक है। किंतु पूर्ववर्ती मतलब पहले अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित होने के कारण हम हिंदी के प्रारंभिक साहित्य को पूर्णतः स्वतंत्र तथा नूतन साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य की दृष्टि से यह अपभ्रंश काल का ही विकसित रूप है। साहित्य के किसी काल का नामकरण इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी का आदिकाल नामकरण तत्कालीन साहित्य प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने में असमर्थ प्रतीत होता है। परंतु हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग होने का सूचक यह नाम आदिकाल पर्याप्त प्रचलित हो चुका है। इसलिए अब प्रायः इस युग को आदिकाल नाम से ही संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो माना जाता है ऐसा कि इन्होंने जो नाम दिया ठीक है, पर इसमें भी हर किसी के नाम में कुछ ना कुछ कमियां निकल कर आई, ठीक है। परंतु इस काल को, इस नाम को जो है सर्वमान्य सभी लोगों ने मान लिया। अब इस काल को जो हम परिस्थितियां देख लेते हैं। परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे जब कोई भी साहित्य जन्म लेता है, जैसे मैं आपको इसका उदाहरण दे देती हूँ। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, सैटरडे संडे है ना, वीकेंड कर्फ्यू है और रात को मतलब 10 बजे के बाद या सुबह 8 बजे तक रहता है, ठीक है। तो अगर इन परिस्थितियों में अगर आप लोगों को कहा जाए कि भाई कोई कुछ लिखो, कोई कविता लिखो, कोई कहानी लिखो, तो आप लोग कहीं ना कहीं उस त्रासदी से त्रस्त हैं। कैसे त्रस्त हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं किसी की जॉब छूट गई है, कोई प्राइवेट नौकरी करता था तो मन पे प्रभाव है, ठीक है। कोई है, कोई कहीं पे खाना बनाने जाते थे तो वहां से उनकी जॉब छूट गई है, ठीक है। या किसी के घर में जो है किसी के साथ XYZ कुछ और कहानी चल रही है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं या फैमिली साथ में रह रही है, मतलब हर तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड में पक रही होगी
और फिर आपसे कहा जाए आप लिख दो, कुछ तो लिख दो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आप लिखोगे ना उस समय का प्रभाव आएगा। ठीक है, जैसे अभी सब लोग, काफी लोग मोदी फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, तो अगर किसी को कहा जाए मोदी जी के बारे में अच्छा कोई एक कविता लिखो, तो मोदी जी के बारे में वो इतना अच्छा लिखेंगे, इतना अच्छा लिखेंगे कि जो नहीं भी फैन होगा वो भी फैन हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कहा जाए दूसरी तरफ, हम कोई भी XYZ किसी भी राजनेता को या किसी भी एक्टर को ले ले, और अदर लोग जो उनको पसंद नहीं करते उनको कहा जाए लिखने के लिए, तो वो ऐसा लिखेंगे जो उनको पसंद, जो उनको ना, जो उनको मतलब पसंद भी करते हैं ना, उनको भी नफरत हो जाएगी, सिर्फ लिखने के प्रभाव से। ठीक है, तो यहीं पे जो उस समय आदिकाल में परिस्थितियां रही थी, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, कौन आए थे, किसने शासन किया था, कैसा रहा था, जब ऐसी युद्ध वाली स्थिति में जब कोई लिखेगा, लेखक कोई कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, XYZ किसी भी विधा में, तो उसका प्रभाव उसकी रचना पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो ठीक जब उस समय आदिकाल लिखा गया तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको कोरोना काल का उदाहरण दिया, मोदी जी का उदाहरण दिया, ये XYZ किसी का भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मेरी प्रॉपरली कोई खुद की पॉजिटिव नेगेटिव कोई धारणा नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने कहा, तो आप लोग इससे बेहतर समझ सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, क्लिष्ट मीन्स थोड़ी कठिनाइयों से भरी है, तो आपको अगर समझाना है तो थोड़ा सा मुझे उदाहरण भी लेने पड़ते हैं, इसलिए अगर कोई मेंटली उनसे जुड़ा हो, मेंटली माइंड के तौर पे अच्छे या बुरे उससे, तो उसको साइड में रखें। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ना ले। ठीक है, तो चलिए राजनीतिक परिदृश्य हम देख लेते हैं, क्या रहा था उस समय राजनीतिक परिदृश्य। पहला है राजनीतिक मतलब राजनीति कैसी थी, जैसे अभी राजनीति चल रही है, इलेक्शन आने वाले हैं, है ना, तो सभी नेताओं को लग रहा है इस पार्टी में चले जाएं तो जीत जाएंगे, उस पार्टी में चले जाएं तो जीत जाएंगे, हालांकि काम कोई नेता नहीं करने वाले, कोई भी करे ना करे, हम मतलब है ना, कॉमन लोगों को तो खुद ही कमा के खाना है, एक एक नॉर्मली फिलॉसफी है। ठीक है, कमा के हमें खुद ही खाना है, तो एक ये है कि भाई कोई नेता किसी भी पार्टी में जाए, तो एक राजनीति का परिदृश्य मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आप इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ना लें। ठीक है, एक राजनीति का कि जैसे अभी चुनाव के बारे में चल रहा है, तो उस समय क्या काल चल रहा था, क्या समय था, क्या परिदृश्य था, वो हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? हाँ, उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य उनकी मृत्यु, ठीक है, के बाद विघटित हो गया, राजपूतों का अभ्युदय हुआ, अभ्युदय मीन्स उनका शुरुआत हुआ, और अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, जो निरंतर युद्ध या संघर्ष में अपनी शक्ति क्षीण करते रहे। 1200 ईस्वी तक राजनीति का केंद्र कान्यकुब्ज प्रदेश रहा। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज की पराजय के बाद आक्रांताओं के लिए भारत का द्वार खुल गया। ठीक है, 1194 ईस्वी में कन्नौज का केंद्र टूट गया। 1206 ईस्वी तक बंगाल सहित उत्तर भारत में एक नए विदेशी शासन की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज की पराजय के बाद गुजरात के स्वाधीन जैन अनैज राजाओं ने तब तक साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया, जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण स्वयं गुजरात पराधीन नहीं हो गया। समझ रहे हो आप लोग? ये पूरा उस समय की राजनीतिक परिदृश्य, किसने किस पर राज्य कर लिया, छोटे छोटे राज्यों में बट गए, है ना। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज रासो, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के नामों से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। गुजरात का यह संरक्षण केंद्र कुमारपाल के समय से ही प्रारंभ हो गया था। जैनाचार्य हेमचंद्र का प्रभाव और उनकी कृतियां इस तथ्य की साक्षी हैं। दास खिलजी और तुगलक वंश के पठानों का समस्त शासनकाल 1206 ईस्वी 1414 ईस्वी मंदिरों, पुस्तकालयों और संस्कृतियों के केंद्रों के नष्ट किए जाने का काल है।
आप लोगों को पता है जब यहाँ पे मुगल आए, ऐसा कहा जाता है, कहा सुना जाता है, इतना तो खैर मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगी, परंतु कहा जाता है ऐसा कि उस समय जब आए तो मंदिर मस्जिद तोड़े गए, अपनी वो बनाई गई, ठीक है। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, ये हमें इतिहास की किताबों से जानना पड़ेगा। जैनाचार्य हेमचंद्र का प्रभाव और उनकी कृतियां इस तथ्य की साक्षी हैं। दास खिलजी और तुगलक वंश के पठानों का समस्त शासनकाल 1206 ईस्वी 1414 ईस्वी मंदिरों, पुस्तकालयों और संस्कृति के केंद्रों के नष्ट किए जाने का काल है। उत्तर भारत में संघर्ष और सुरक्षा के इस काल की साहित्यिक कृतियों की अनुपलब्धि अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे समझाने वाली बातें मैं आपको समझा रही हूँ सारी, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है, धार्मिक। जब हम किसी भी समाज से हम बहुत अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके धर्मों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पे जैसे कि आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, है ना, पीके मूवी देखी होगी, तो उसमें धर्म के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। हालांकि काफी जो लोग नास्तिक या आस्तिक होंगे, उन मूवीज को अगर देखा होगा तो आप लोग धर्म के बारे में बहुत अच्छा जानकारी रखते होंगे, ठीक है। तो उसी आधार पे अगर धर्म के बारे में अगर हमें मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज में आप अच्छा बुरा बोलो, परंतु धर्म के बारे में मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे धर्म हैं, अगर आपने किसी के लिए अच्छा बोला, ठीक है, तो दूसरे को बुरा लगेगा, ठीक है। तो दूसरे के लिए अगर आप बुराई कर रहे हो, तो पहला कहेगा तुम्हारे धर्म में भी तो ये कमी है, ठीक है। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर किसी भी धर्म का, आप लोग विभिन्न विभिन्न धर्मों से जुड़े होंगे, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी का अपनी अपनी आस्था है भाई। किसी का मानना है कि भगवान है, किसी का मानना अल्लाह है, किसी का मानना है वाहे गुरु है, या किसी का मानना है क्रिश्चियन है ना, जीसस है। तो हर किसी की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं, तो मैं उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। तो यहाँ पे है धार्मिक परिस्थिति। तो धार्मिक परिस्थिति क्या थी उस समय पे, कैसा था उस समय परिवेश, धर्म की क्या स्थिति थी, किसने किसके मंदिर तोड़े, तो लोगों की आस्था कहाँ जाएगी, ठीक है। तो धार्मिक परिस्थिति की दृष्टि से विचार किया जाए तो मुसलमानों के प्रवेश से पूर्व हिंदी प्रदेश में बौद्ध और हिंदी विचारधारा में संघर्ष चल रहा था। काशी हिंदुओं का और नालंदा बौद्धों का मुख्य केंद्र था। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग से सिद्ध साहित्य मिलता है। शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव समाप्त होने लगा था। 10वीं सदी के बाद बौद्ध धर्म की हीन, जो आज आप लोग कई धर्मों में बटे हुए हैं, कई धर्मों में हमारे जो लोग हैं बटे हुए हैं, पूरे जो भी लोग रहते हैं इंडिया में या ऑलमोस्ट किसी भी उसमें, तो हर कोई अपने अपने धर्म में है। तो उन धर्मों की शुरुआत यहाँ पे जो है बताई गई है। धार्मिक परिस्थिति की दृष्टि से विचार किया जाए तो मुसलमानों के प्रवेश से, मतलब जब मुसलमान भारत में आए तो क्या हुआ था, हिंदी प्रदेश में बौद्ध और हिंदी विचारधारा में संघर्ष चल रहा था, ठीक है। तो संघर्ष चल रहा था तो क्या हुआ था, काशी हिंदुओं का और नालंदा बौद्धों का मुख्य केंद्र था। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग से सिद्ध साहित्य मिलता है। शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव समाप्त होने लगा था। 10वीं सदी के बाद बौद्ध धर्म की हीनयानी विचारधारा वज्रयान की गुहा साधना की ओर हो चुकी थी। मुसलमानों के आक्रमण और नालंदा की समाप्ति एवं ध्वंस के बाद यह नामपंथी विचारधारा में लुप्त हो गई, ठीक है। महायानी विचारधारा वैष्णवों की भक्ति एवं अवतारवाद में समाहित हो गई। जैन विचारधारा हिंदू परंपरा से संघर्ष देने को नहीं मिलता, जैसे हिंदू और बौद्ध विचारधाराओं का हुआ। फिर भी गुजरात में राजनीतिक प्रभाव विस्तार के लिए इनमें संघर्ष तक होता रहा, जब तक मुसलमानों ने दोनों को पराजित नहीं कर दिया, ठीक है। हिंदुओं में भी शैव जो शिव के भक्त होते हैं उनको कहा जाता है शाक्त, और वैष्णवों में संघर्ष होते रहते हैं, मतलब ये अलग अलग उनमें बटे हुए हैं। कोई शिव जी का भक्त है, कोई विष्णु जी का भक्त है, कोई ब्रह्मा जी का भक्त है, तो सब ने अपनी अपनी एक कम्युनिटी बना रखी थी, ठीक है। तो लोग बटे हुए थे। राजपूतों द्वारा शैवों और शाक्तों मतों को अधिक प्रश्रय मिला, ठीक है। प्रश्रय मीन्स उनको ज्यादा मतलब राजा ने उनकी, जो राजपूत जो लोग थे
उन्होंने उस धर्म को ज्यादा अपनाया। ठीक है। वैष्णवाचार्यों का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर उन्मुख हो रहा था। निम्बार्क 12वीं सदी मध्य, जन्म 1237 ईस्वी तथा रामानंद 1299 से 1411 का प्रभाव वैष्णव भक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक धर्म और अवतारवाद की धारणाओं ने इस समय हिंदू विचारधाराओं को पर्याप्त प्रभावित किया। मुस्लिम आक्रांताओं मतलब मुस्लिम जो लोग थे आ गए थे जो, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सूफी साधक फकीर भी आए थे। तो कश्मीर और अवध के प्रदेशों में इसके केंद्र स्थापित होने का भी यही काल था। मतलब सूफी काव्य जो है, सूफीज्म आपने सुना होगा, जैसे सूफी सॉन्ग होते हैं, तो उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, जो सूफी लोग थे वो मुस्लिमों के साथ आ गए थे। ठीक है, जिनका मानना है कि धर्म में जो बहुत ज्यादा हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो सूफीज्म क्या होता है, बहुत पोलाइटली किसी भी चीज को हैंडल करते हैं। ठीक है। सामाजिक सामाजिक में हम देखते हैं कि राजनीतिक और धार्मिक विशृंखलता, मतलब सामाजिक में समाज कैसा था, समाज में मतलब कैसी कितनी जातियों में बटा हुआ था, कौन कौन से वर्ग थे, है ना, कौन कौन से वर्ग थे, कितनी जातियों में बटा हुआ था, ये सब चीजें जो है हम समाज में देखते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग है ना, अलग अलग उसमें बटे हुए हैं लोग, तो उनका क्या सोचना समझना था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा समाज में ये सब चीजें। तो राजनीतिक और धार्मिक विशृंखलता एवं उथल पुथल के योग में सुसंगठित एवं व्यवस्थित समाज की आशा नहीं की जा सकती। 7वीं से 10वीं सदी तक बाहर से आई हुई अनेक जातियों को हिंदू समाज आत्मसात करता रहा। वर्ण व्यवस्था नाम मात्र ही रह गई। मतलब वर्ण व्यवस्था उस समय में बहुत कम रूप में रह गई थी। नई नई जातियों का उद्भव हुआ। मतलब जो आज के रूप में जो जातियां हैं ना, कई सारी जातियों में जो है हमारा समाज बटा हुआ है, तो उस समय बस उसकी बहुत कम रह गए थे, बाद में नई नई जातियां आने लगी। ठीक है, कर्म के आधार पे का उद्भव हुआ और हिंदू समाज के पुराने संगठन का ढांचा बदल गया है। ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही नहीं बल्कि वैश्य और शूद्रों के भी भेद बन गए। मतलब वैश्यों में भी कई जातियां उपजातियां बट गई, शूद्रों में भी कई जातियां उपजातियां, जैसे SC ST OBC और भी कई जातियां हैं। ठीक है, तो हर किसी में कई में भेद मतलब और भी ज्यादा रूप में बट गए। ब्राह्मणों की अनेक जातियों के समान क्षत्रियों की भी अनेक जातियां हो गई। इस जाति भेद ने खान पान और वैवाहिक संबंधों में नई नई मान्यताओं का समावेश कर दिया। छुआछूत को प्रश्रय मिला, मतलब छुआछूत को बढ़ावा मिला। राजपूत जाति पहली पंक्ति में गई। तांत्रिक योगी महायानों, बौद्ध और हिंदू समाज की निम्न जातियां सामूहिक रूप से मुसलमान बन गई। शासकीय धर्म की श्रेष्ठता, सामाजिक मातृभाव की भावना और बलात् धर्म परिवर्तन के कारण इस्लाम धर्म ने इन्हें अधिक आकर्षित किया। मुसलमानों के प्रति सामाजिक बहिष्कार की भावना का श्रीगणेश इसी समय हुआ। ठीक है, इसी सामाजिक परिस्थिति ने एक नामपंथियों और दूसरी ओर सूफियों को यह अवसर दिया कि वे इस्लाम और हिंदू धर्म के कुछ समन्वयात्मक, मतलब जो दोनों में समन्वय, मतलब दोनों में मीडिएशन करा सके, मीडिएशन बातें, ठीक है, जो दोनों में समन्वय हो सके जिन चीजों से, तथ्यों को प्रभावशाली बनाकर अपने दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार कर सके। जन सामान्य से व्यवहार के लिए शासक वर्ग प्रचलित जनभाषा का ही व्यवहार कर सकता था। सिद्ध जैन, नामपंथी, सूफी और विविध वैष्णव संप्रदायों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे जन सामान्य पर अपनी विचारधारा का प्रभाव डालने के लिए जन भाषा अपनाते। आदिकाल के पूर्वार्ध, आदिकाल से पहले की अपेक्षा उत्तरार्ध, आदिकाल से पहले के उपेक्षा में, मतलब बाद में तुलना में उपलब्ध कृतियों पर अपभ्रंश का प्रभाव तीव्र गति से क्षीण हुआ। मतलब क्षीण हुआ मीन्स कमजोर हुआ। ठीक है, अपभ्रंश का प्रभाव जो है हमें कम देखने के लिए मिलता है। अगला है साहित्यिक प्रवृत्ति। ठीक है,
तो साहित्यिक प्रवृत्ति में क्या था? साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से उत्तर भारत की समकालीन कृतियों की भाषा कोई भी हो, उनकी प्रवृत्तियों में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। थोड़े कालांतर से उत्तर और दक्षिण का साहित्य भी एक दूसरे को प्रभावित करता रहा है। आदि काल में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं भी खूब लिखी। संस्कृत साहित्य में चरित काव्य निर्माताओं ने पद्मगुप्त, विल्हण, कल्हण, जैनक नाटकों के विविध प्रयोगकर्ताओं में कृष्ण मिश्र, जयदेव, वत्सराज, जयसिंह सूरी, महाकवि श्री हर्ष तथा दूत या संदेश काव्य निर्माता ध्योई, गीत गोविंदकार जयदेव, उच्च कोटि के विद्वान कवि और आचार्य भोज आदि ने इसी युग में अपना साहित्य प्रस्तुत किया। शिलालेखों से हटकर गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्यों का आरंभ त्रिविक्रम तथा सोमदेव सूरी किया। ठीक है, किया। जैन कवि सोमदेव सूरी का चंपू काव्य यथातिलक चंपू या यशोधरा चरित्र चंपू संस्कृत में है। इन्हीं के समकालीन पुष्पदंत ने उसी कथानक पर अपभ्रंश में जसहर चरित्र लिखा। जैन चंपू काव्य में वीर, श्रृंगार और शांत रस की प्रमुखता रही। जैन शिलालेखों में भी गद्य पद्य मिश्रित शैली के साथ साथ रूप चित्रण की प्रमुखता रही है। रोड़ा कवि के शिलालेख राहुल वेली की रूप चित्रण प्रवृत्ति को होयसल नरेश बल्लाल के एक शिलालेख में अंकित आंचल देवी के रूप चित्रण के सामने रखकर समझा जा सकता है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की अलंकृत गद्य पद्य शैली चंपू काव्यों की प्रवृत्तियों से ही प्रभावित है। संस्कृत की गद्य और पद्य की शैली में इस युग की कृतियां अलंकरण की ओर अधिक उन्मुख रही हैं। अपभ्रंश के आदिकालीन हिंदी साहित्य का सीधा संबंध रहा है, किंतु संस्कृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की साहित्यिक प्रवृत्तियां परस्पर होती हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का विचार है कि जयदेव ने अपना गीत गोविंद पहले अपभ्रंश में लिखा, बाद में उसे संस्कृत में अनुदित किया है। ठीक है। ज्योतिश्वर ठाकुर ने संस्कृत नाटकों में मैथिली गीतों का समावेश किया है। विद्यापति की संस्कृत अवहट तथा मैथिली तीनों में रचनाएं मिलती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंधों का उल्लेख किया है: दोहा बंध, पद्धतियां बंध, गे पद बंध। दोहा बंध के अंतर्गत निर्गुण प्रधान धार्मिक और उपदेश मूलक, श्रृंगार प्रधान नीति विषयक और वीरस प्रधान साहित्य मिलता है। पद्धतियां बंध में अनेक चरित्र काव्य लिखे गए। गे पद बंध में कई प्रकार के पद होते हैं, जिनमें रासक छंद अधिक लोकप्रिय था। बाद में रासक गे पदों का पर्याय बन गया। अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू ने पौमचरियों में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें से अनेक छंद मध्यकाल में लोकप्रिय बने हैं। बर्वे और अति बर्वे का प्रयोग भी पौमचरियों 19वीं 15वीं संधि होने ही पहले किया था। प्रवृत्ति और शैली दोनों ही दृष्टियों से हिंदी ने अपभ्रंश से पर्याप्त उपहार प्राप्त किया है। अब ये हिंदी साहित्य के आदिकालीन की प्रमुख धाराएं हैं, जिन पर हम थोड़ी नजर दौड़ा देते हैं ताकि आपको पता रहे कि उस समय पे प्रमुख कौन कौन सी धाराएं थी। ठीक है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें मेन पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें रासो काव्य था। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल अनेक प्रश्नों और संदेहों से भरा हुआ है। कई प्रश्न हैं, जैसे इस काल की अवधि तक माने जाए, इस काल की रचनाओं में किन्हें गिना जाए, किन्हें नहीं गिना जाए। अपभ्रंश, अवहट और मैथिली रचनाओं को हिंदी की रचनाओं में सम्मिलित किया जाए या नहीं। इसी तरह कई विषय में संदेह, मतलब इसमें कई वो है डाउट्स अपने क्लियर किए गए कि क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा थोड़ा आप इसको देखते चलेंगे। इसमें जो मेन रूप में हम देखेंगे, पहला था वीर काव्य धारा। ठीक है, जिसमें कि सारे रासो ग्रंथ आते हैं। दूसरा है अध्यात्म काव्य धारा, जिसमें कि विद्यापति की पदावली आ जाती है। ठीक है, और भी कई सारी रचनाएं आ जाती हैं। तीसरा है फुटकर कवियों की रचनाएं, मतलब फुटकर कवियों की रचनाओं में कई सारे कवि
आ जाएंगे, जैसे अमीर खुसरो हैं और भी XYZ कई कभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं वीर काव्य में जो थे वो रासो ग्रंथ थे, जैसे पृथ्वीराज रासो है ना, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश है ना, ये सब जो है रासो आ जाएंगे। उसमें क्या है, उसमें उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, वो जो राजा थे उनकी वीरताओं का जो है वर्णन किया गया था। ठीक है, तो ये है ना। अब आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम जो है बीसल देव ने काफी सारा बड़ा है ये, आप लोग थोड़ा इसको भी खुद भी एक बार रीड कीजिएगा, क्योंकि क्लास में 1 घंटे की क्लास में हम जो है ये सारा मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है क्लास में सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही कर पाएंगे। आप लोग एक बार इसको रीड करके आइएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो